फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। एंटोनियो गुटरेस जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया गलत दिशा में जा रही है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण कह रहे हैं। इसी को हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है। एंटोनियो गुटरेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने बोला है कि दुनिया क्या है, एक गलत दिशा की तरफ जा रही है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। और क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, वेदर बेस्ड डिजास्टर, जब मौसम संबंधित जो डिजास्टर है, उनकी कॉस्ट जो है पर डे की पूरी ग्लोबली 200 मिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, ये पर डे की कॉस्ट है। यानी वेदर रिलेटेड डिजास्टर से हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप पर मंथ और पर ईयर का जो है निकाल सकते हैं डेटा। और मैंने आपको बताया भी है कि जो एक डिजास्टर होता है, ठीक है, वह किसी भी देश को 5 से 10 साल पीछे लेके चले जाता है, जो एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर होते हैं। ठीक है। और भारत भी जो है डिजास्टर प्रोन कंट्री में आता है, तो वाला एंगल भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम टॉप 5 कंट्रीज में आ रहे हैं। आप सभी के दिमाग में आता होगा कि ये डिजास्टर जो है, या तो ये नेचुरल होते हैं, ठीक है, और या तो ये मैन मेड होते हैं। लेकिन नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं ना, देखो हम उनको रोक नहीं सकते। हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा योगदान हमारे मैन मेड है, यानी एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, जो मानव जनित क्या है, कारण है। ठीक है। यही जो है कौन समझा रहे हैं? एंटोनी गुटरेस समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले, अगर हम लास्ट के 50 साल को देखें, तो हमने वेदर रिलेटेड डिजास्टर हमारी जिंदगी में 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और ऑन एन एवरेज रोजाना 115 लोगों की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है इन मौसम संबंधित डिजास्टर से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, पाकिस्तान में जो है फ्लड आ रखी है। ठीक है। पाकिस्तान में जो है इमरजेंसी भी लगी थी इस फ्लड के कारण। अगर हम सूखे की बात करें, तो चाइना, यूएसए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या है, आपका ड्रॉट आ रहा है। अमूमन यहाँ पे ड्रॉट नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पे भी ड्रॉट आ रहा है। यूरोपियन कंट्री की बात करें, जो इंटायरली यूरोप जो आपका एक तरीके से टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट में है। ठीक है। यूके की अगर मैं बात करूं, तो यूके पूरा का पूरा ब्रिटिश कोलंबिया टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे बहुत ही प्लीजेंट मौसम रहता है। ठीक है। वहां पे भी अब जो है हीट वेव्स आने लग गई हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि मानव जनित कारण। और वो मानव जनित कारण कौन सा है? कि जो आप फॉसिल्स फ्यूल का यूज करते हैं, हम फॉसिल्स फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, यानी कोयला, पेट्रोल, ठीक है, इन सब का। तो ये फॉसिल्स फ्यूल क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा योगदान लेके आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यूरोप की बात करूं, जो मैंने आपको बताया भी है कि ये पूरा का पूरा क्या है, वेस्टर्ली का भी इलाका है। और यही इलाका क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और यह है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो सारी कंडीशन तो यहाँ पे कूलिंग टाइप की है। यहाँ पे कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है? यूके में अगर देखा गया, तो आपका 42, 43, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चले गया। ऐसे ही फ्रांस में, ऐसे ही स्पेन में, ऐसे ही पुर्तगाल में। तो ये सब क्या है, हीट वेव्स के कारण हो रहा है। ठीक है। कुछ ना कुछ जो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण विंड का पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर हम इसको आपको डेटा वाइज बताएं कि कितना नुकसान हुआ, तो आप देख सकते हैं कि इस जो हीट वेव्स के कारण जो जंगलों में आग लगी, उससे 19,000 हेक्टेयर साउथ वेस्ट फ्रांस के क्या हो गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब साउथ वेस्ट फ्रांस की बात करें, तो हम कैसे देखेंगे? ये हमारा पूरा फ्रांस है। ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो साउथ वेस्ट क्या निकला? ये वाला पार्ट निकला, नहीं निकला? तो यहाँ पे जंगल क्या है, 19,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्या है, जल के खत्म हो चुके हैं, ड्यू टू दिस क्या, हीट वेव्स। ठीक है ना। हमने कभी भी नहीं देखा था कि यूके तक में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जुलाई में पकड़ लेगा। ठीक है। और वहां पे रेड अलर्ट घोषित हो जाएगा। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में भी 42 से लेकर 46 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मानव के लिए चिंता का कारण है, पूरी ग्लोब के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अपने जो है क्या है, दुष्प्रभाव दिखाने लग गई है। रीजन अगर हम बात करें, तो एंटोनियो गुटेरेस जो आपके यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं, वो सिंपल सा कह रहे हैं कि इनके जो रीजन है ना, वो है आपका पैटर्न चेंज होना। अब पैटर्न किसका? विंड पैटर्न का। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, तो सदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, तो क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर रहता था, उससे डेविएशन 15-15 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया है अंटार्कटिका में। और 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डेविएशन कहाँ हो गया है? नॉर्थ पोल में।
अब आप खुद सोचिए, जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या होगा, कहीं पे लो प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बनेगा, जहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे लो प्रेशर कॉज होगा, और इस लो प्रेशर को कैच करने के लिए आसपास की विंड आएगी। क्यों, फिजिक्स का लॉ आपको पता है कि भैया विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो जब पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा तो भैया क्या हो सकता है, वहां पे वेदर वेस्ट डिजास्टर आ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। ठीक, एंटोनी गुटरेस मानते हैं कि इसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। अगर हम सोचते हैं ना कि ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको हम रोक सकते हैं, तो हम गलत हैं, हम गलत एक्सक्यूज दे रहे हैं। इसमें सब कुछ हमारा ही योगदान है, जो हम फॉसिल्स फ्यूल का हमें एडिक्शन हो गया है, प्यार हो गया है, हम फॉसिल्स यूज को बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर हम आपको बताएं तो जो मानव जाति है उसने जो ये फ्यूल का उसका एडिक्शन है, ठीक है, कौन से फॉसिल्स फ्यूल का, जिनको जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस है तो यह करेगी ग्लोबल वार्मिंग करेगी। ठीक है, उसका यूज हम डबल डाउन कर दिया, यानी फॉसिल फ्यूल्स का हम दुगना यूज कर रहे हैं, और इसके जो सिम्टम है लगातार वर्ष टू वर्ष होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमें जो है इस फॉसिल्स फ्यूल के एडिक्शन से बचना पड़ेगा। ये फॉसिल्स फ्यूल आपके सामने दिख रहा है, कोयला जल रहा है, कोयला भी फाइनेस्ट एग्जांपल है क्या, फॉसिल्स फ्यूल्स का। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका उल्टा कर दो कि भैया फॉसिल्स फ्यूल से प्यार करना कम कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाओ। बच्चों, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वह एनर्जी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो गैर परंपरागत जो है स्रोत में आती है, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आती है ये। ठीक है, कन्वेंशनल में नहीं आती। ठीक, बाकी जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं वो सब कन्वेंशनल है, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स में आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है। इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है। ठीक है, एक तो इनमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, और ये खत्म हो रहे हैं। आप देखो तेल के कुएं जो है आपके रिड्यूस होते जा रहे हैं। हमें नहीं पता 2070 या 21वीं शताब्दी में गल्फ कंट्री किस आधार पर काम करेंगी। ठीक है ना, क्लियर। तो आज ये समय है कि हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो ईवीज हैं, ठीक है, भारत में भी जो है मिशन फेम के अंदर जो है क्या है, बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, इन सबको हमें प्रमोट करना चाहिए। ये सोलर एनर्जी, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। हमें विंड एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक कदम हमें और उठाना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्री है बच्चों, जो विकासशील देश है, उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, उनके पास क्या है बच्चों, पैसा है, उनके पास डॉलर है। तो ये उनका धर्म होना चाहिए कि वो विकासशील देश अर्थात डेवलपिंग कंट्री को क्या करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, और उनके लिए कुछ ना कुछ फंड भी मुहैया कराएं। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री साहब COP26 में स्टॉकहोम में, ठीक है, सॉरी ग्लास ग्लो में, जो आपके जो उपस्थिति दी थी उन्होंने अपनी, तो उन्होंने पूरी दुनिया को बोला था कि भाई विकासशील देशों के लिए एक फंड का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना आपको कितने मिलियन डॉलर का क्या है आपका फंड का गुहार लगाई थी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखना। तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम लोगों को फंड नहीं मिलेगा ना, तब तक हम इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि पुअर कंट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब फॉसिल्स फ्यूल की बात करें, ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर सकते हैं, करते हैं, उत्सर्जन करते हैं जब हम इनको जलाते हैं, और यही मेजर क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स, मैंने आपको बता दिया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, और यह इन्वायरमेंट में एसिडिक कंडीशन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये भी आपके प्रीलिम्स में फायदा दे सकता है पॉइंट आपको। और इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में नकारात्मक चेंज होने लगता है, नकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। और जब इन्वायरमेंट ही हमारा बेकार हो जाएगा तो इकोसिस्टम बेकार, इकोसिस्टम बेकार तो पूरी क्या हो जाएगी हमारी, एक तरीके से इकोलॉजी ही पूरी प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, और इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, कोयला को बनने में, पेट्रोल को बनने में। पेट्रोल क्या, आप क्रूड ऑयल बोलो तो ज़्यादा अच्छा,
टर्म रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग की आपको मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए लिख दिया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड आती है। आपको पता है कि सनलाइट जो आती है, रेडिएशन जिसे इंसोलेशन कहते हैं, जब वो पृथ्वी से टकराती है तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाती है, और वो क्या करती है, स्पेस की तरफ जाती है। लेकिन अगर बीच में कुछ गैस का क्या बन जाए, एक तरीके से लेयर बन जाए, तो ये क्या करेंगी, पृथ्वी से टकरा के जाने वाली जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको आर पार जाने नहीं देंगी, और फिर वो क्या करेंगी, पृथ्वी की तरफ ही मुड़ जाएंगी और पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर बढ़ाएंगी। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये है आपका इंसोलेशन, जिसको आप जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। ये जो लौट के जा रही है, यह है आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताना कि इसमें से किसकी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की या आपकी इंसोलेशन की। यह भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। और अगर यहाँ पे कुछ लेयर आ जाती है, जो हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस की लेयर, जो CO2, CH4, जल वाष्प, इसमें ये सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को फिर से पृथ्वी की तरफ फेंकने के लग जाते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको डिटेल में किसी लेक्चर में समझा दूंगा। बाकी अब हम अपने भारत का एफर्ट की बात करें कि सरकार हमारा क्या एफर्ट कर रही है। तो COP26 जो आपका ग्लास ग्लो में हुआ था, ठीक है, मैंने शायद पहले कुछ देर पहले स्टॉकहोम बोला था, ठीक है ना। तो COP26 इज द ग्लास गो, ठीक है। एग्जैक्ट आपको प्लेस पता होना चाहिए। फिर ये जो है 26 में हमारे PM ने पंचामित्र, पंचामित्र समझते हो, जो पूजा पाठ होती है, तो 5 जो है आपका द्रव्यों से कुछ आपका प्रसाद टाइप का बनता है ना, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या करा, पूरी दुनिया को पंचामित्र ऑफर करा है कि भैया ये 5 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो, 5 बेसिक प्रिंसिपल को, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग से काफी हद तक निजात पा सकते हैं, ठीक है। यानी इंडिया क्या है, एक ग्लोबल लीडर की तरह क्या कर रहा है, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। नरेंद्र मोदी साहब की जो 5 फोल्ड स्ट्रेटजी है, ये क्या कहती है, मेन ये है कि भैया ये हमारे जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार जो बढ़ रहा है, इसमें हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। अब उन्हें हम 5 पॉइंट को देखने वाले हैं कि पंचामित्रा में कौन से वो 5 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत अपना नॉन फॉसिल्स फ्यूल एनर्जी, नॉन फॉसिल्स फ्यूल एनर्जी को मैं रिन्यूएबल एनर्जी भी लिख सकता हूं, इसका टारगेट हमने 500 गीगावाट कर दिया है 2030 तक। पहले ये 450 था, उससे पहले ये 300 था, लेकिन अब लेटेस्ट जो है वो कितना है, 500 गीगावाट है 2030 तक। इसको आप भूलिएगा नहीं। दूसरा पॉइंट आता है कि हम 2030 तक जितनी भी एनर्जी उत्पन्न करेंगे, उसका 50% भाग हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा, आपका पैदा होगा, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि हम जो कार्बन एमिशन है, ठीक है, उसको 1 बिलियन टन कम करेंगे 2030 तक। कैसे कम करेंगे, हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाएंगे, हम कार्बन सिंकिंग को प्रमोट करेंगे। वो कैसे होगी, ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है ना, क्लियर। इन सब से होगी। ओशन भी बहुत अच्छा क्या है, कार्बन सिंकर है, क्यों, क्योंकि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। चौथा पॉइंट क्या है कि हम अपनी कार्बन इंटेंसिटी को इकोनॉमी में 45% से रिड्यूस करेंगे 2030 तक, ठीक है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है, बहुत सारी क्या कहते हैं एक्टिविटी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है ना। इनमें भी क्या होता है, आपका कार्बन उत्सर्जन होना क्या है, एक तरीके से लाजमी होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे फ्यूल्स को यूज करेंगे कि हमारी कार्बन इंटेंसिटी भी क्या हो जाए, 45% के आसपास रिड्यूस हो जाए। और पांचवा लास्ट पॉइंट कि हम पूरा नेट जीरो हो जाएंगे बाई 2070, 2070 तक हम नेट जीरो अर्थात जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, अर्थात जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। यह आपके पंचामित्रा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत एक तरीके से आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच मिली, ठीक है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा हम और समझते हैं, ठीक है। मैं आपको यही इंडिया के एफर्ट में बता देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर हम देखें COP26, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो है आपके आंसर राइटिंग में जरूर यूज होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे एफर्ट हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। हमारा PM कुसुम है, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या किया जा रहा है, जो सोलराइजेशन किया जा रहा है वाटर पंप्स का, ठीक। इसके अलावा हमारा क्या है, अक्षय, आप इसको नोट कर सकते हैं, अक्षय ऊर्जा पोर्टल भी है हमारा, ठीक है।
हमारा IRIX पोर्टल है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज। इसके अलावा जो है नेट जीरो हमारा 2070 तक होना ही है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, इस पे हम काम कर रहे हैं। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा OSOWOG, ये क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। ठीक, हम क्यों रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसकी भी अगर हम थोड़ा चर्चा कर लें। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, भारत की भैया ऑयल डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं गल्फ कंट्री पे, ठीक है। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो इस ऑयल की डिमांड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो यानी कि क्या है, हम एक सब्स्टिट्यूट की तरह देख रहे हैं। 100% सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हम ऑयल पे अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। और ऑयल से आपको पता है कि वर्ल्ड की डिप्लोमेसी सेट हो जाती है, ठीक। इसके अलावा हम अपने पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, मैं नीचे की तरफ एरो लगा रहा हूँ, यानी रिड्यूस, ठीक। इसके अलावा जो है हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सों से, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, से यस और नो। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरिस, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये याद होना चाहिए, पेरिस क्लाइमेट डील, जिसमें जो है इंडिया ने कमिट करा था कि हम क्या करेंगे, आपका 40%, हम क्या करेंगे बच्चों, 40% क्या करेंगे, टोटल अपनी एनर्जी, जो हमारी क्या कहते हैं एक तरीके से रिक्वायरमेंट है। ये स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ जा रही है बार बार, मैं फिर पीछे करके लेके आता हूँ इसको। तो हमने कहा था पेरिस के अंदर कि इंडिया ने कमिट किया था कि हम अपना जो है टारगेट एनर्जी डिमांड का, ठीक है, 40% तक हम रिड्यूस करेंगे नॉन फॉसिल्स फ्यूल, मतलब नॉन फॉसिल्स फ्यूल की तरफ जाएंगे, ठीक है। हालांकि अब तो हमारा नया टारगेट आ गया है, उसको हमें याद करना है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वहां पे भी इंडिया ने कमिट करा था 40% हमारा क्या होगा, नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे हमारे क्या हैं, फायदे भी हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं जो आज के इस टॉपिक से बनते हैं, जी आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, फॉसिल्स फ्यूल्स की कैपेसिटी का जो 500 गीगावाट का टारगेट है, भारत को कब तक अचीव करना है, 2030, 2045, 2025 एंड 2032। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं, विंड, टाइड, जियोथर्मल एनर्जी, ऑल द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसमें एलिमिनेशन करेंगे तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसमें पूछा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो होते हैं वो उनको बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनको रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स में सोलर, विंड और एनर्जी और टाइड आते हैं। तो आपको कोड बना के दे रखे हैं, एलिमिनेशन और थोड़ा ध्यान से रखना, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेट जीरो कार्बन का टारगेट कितना है भारत का, 2060, 2070, 2045 और 2075। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया क्या आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद मेंस के क्वेश्चन की बारी, आपको ये एक्सप्लेन करना है द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड आल्सो डिस्कस द एफर्ट टेकन बाय इंडिया इन दिस डायरेक्शन। आपको जो है क्या कहते हैं, हिंदी में बोल देता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, इनकी व्याख्या करनी है, और इसके अलावा भारत सरकार ने इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए हैं उसकी विवेचना करनी है आपको। मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और प्लस की क्लास में मेरे से चेक करवा सकते हैं। अनअकैडमी का 20% का डिस्काउंट का ऑफर चल ही रहा है 16 तारीख तक, तो आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए, आप इसको भूले मत और इग्नोर भी ना करें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि MKS लाइव का अगर आपने यूज़ कर लिया तो केवल आप MKS की क्लास कर सकते हो, क्लास आप किसी भी टीचर की कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप इसको भी यूज करें और इसमें भी उतना ही डिस्काउंट मिलता है जितना आपको जो स्कीमों के तहत मिलता है, ठीक है, क्लियर। अब अनअकैडमी लाइट है जो टेस्ट सीरीज वालों बच्चों के लिए, तो मैं तो कहता हूँ अगर आप प्लस का प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टेस्ट सीरीज भी उसी के साथ हो जाती है। अदरवाइज जो है, जिन बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, केवल टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो MKS लाइव को यूज़ करें। लेकिन एक बार फिर मैं बोलूँगा, हमारी फीस कोई लाख, 1.5 लाख, 60, 70, 80 हज़ार रुपये नहीं है कि जो आपको सोचना पड़े कि नहीं हम टेस्ट ही ले लें। ये ऐसी फीस है, अगर आप उसको भाग देना मंथली तो ये आपकी हाई स्कूल इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है। तो सोचिएगा, एक जो है कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करिए।
ठीक, तैयारी करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। और ये यूपी पीसीएस का यूट्यूब चैनल है, यूपी पीसीएस का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक,